प्रयागराज जिले के अतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर इलाके में मंगलवार देर रात करीब 11 बजे पुलिस को खबर मिली कि अतरसुइया थाना क्षेत्र में मीरापुर कब्रिस्तान के पास एक युवक का कत्ल हो गया है। सूचना के बाद सबसे पहले अतरसुइया पुलिस वहां पहुंची, फिर युवक का शव मिलने की पुष्टि होने पर पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए। पुलिस को पता चला कि कत्ल लकड़ी के पटरे से सिर पर प्रहार कर किया गया था। घटना के पीछे पैसों का विवाद सामने आया। हत्या के बाद भाग रहे शख्स को लोगों ने पकड़ लिया था, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि बैदन टोला रानी मंडी निवासी 35 वर्षीय रईस ई रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करता था। उसकी दोस्ती उसी के मोहल्ले ई रिक्शा चालक गुड्डू से थी। दोनों रोज रात मीरापुर कब्रिस्तान के पास शराब पीते थे। मंगलवार देर रात भी दोनों यहां शराब पी रहे थे। इसी बीच उन दोनों के बीच पैसों का विवाद हो गया। रईस के जेब से गुड्डू ने कुछ रुपए निकाल लिए थे। रईस वही पैसे उससे मांग रहा था। बातचीत के दौरान दोनों में हाथापाई होने लगी। रईस ने गुड्डू को थप्पड़ मारा तो उसने वहीं पास में रखे लकड़ी के पटरे को उठा लिया और एक के बाद एक कई बार रईस के सिर पर कर दिए। खून से लथपथ होकर रईस वहीं जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने देखा तो शोर मचाया। हमलावर गुड्डू भागने लगा तो लोगों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। लोग रईस को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन उसकी मौत हो गई। सीओ तृतीय आस्था जायसवाल ने बताया, आरोपित को हिरासत में ले लिया गया। उससे पूछताछ की गई है, लेकिन वह इतने नशे में था कि ठीक से बोल तक नहीं पा रहा था। पुलिस का कहना है कि रुपए के लेन देन में दोस्त ने ही कत्ल किया है। आरोपित को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल पटरा बरामद कर लिया गया। व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद रईस है, जिससे पैसे को लेन देन का कुछ विवाद हुआ और जो एक्यूज्ड है गुड्डू नाम का, उसने लकड़ी के टुकड़े से मार दिया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग काफ़ी हुई और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्धार्थनगर जिले से भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी शीतला सिंह पत्नी उपेंद्र सिंह को बनाया। इसकी घोषणा आज भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद माधव ने भाजपा जिला कार्यालय से की। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा से श्रीमती शीतला सिंह जिला पंचायत की प्रत्याशी घोषित हुई है। यह घोषणा करते उन्हें खुशी हो रही है। ईश्वर से कामना है कि वे जीत हासिल करें और जनपद का विकास करें। टिकट के अन्य दावेदारों में नाराजगी को सिरे से खारिज करते उन्होंने कहा कि भाजपा के सारे लोग एकजुट हैं। आपको बताते चले कि शीतला सिंह पत्नी उपेंद्र सिंह मिठवल ब्लॉक के वार्ड नंबर 32 से निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई थी। जी, यहाँ से जिला पंचायत भाजपा किसको लड़ा रही है, किसको प्रत्याशी? हमारे सिद्धार्थनगर के निवासी जो वार्ड नंबर 32 से आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में वार्ड नंबर 32 से जिला पंचायत सदस्य के सीट पे श्रीमती शीतल सिंह ने निर्विरोध चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये निर्देशित किया गया हमें कि जिले पे भाजपा कार्यालय पे आप शीतल सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार आप घोषित करिए। आज मैं उसी क्रम में आप लोगों से प्रेस वार्ता कर रहा हूँ और ये बधाई शुभकामना भी मैं शीतल सिंह को दे रहा हूँ कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष बने और सिद्धार्थनगर का अच्छे ढंग से विकास करें। यही मेरी शुभकामना है। कुछ बगावत की बात आ रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो चुनाव जीते हैं, सारे बहुत ही संस्कारित हैं और सभी से मेरी बात हुई है और सभी लोगों ने कहा है, एक स्वर में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता टिकट पाएगा हम लोग उसके साथ खड़े हैं। कहीं बगावत की बात नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बसपा के सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अतुल राय पर युवती ने वाराणसी के लंका थाने में युवती ने दर्ज कराया था मुकदमा। दुष्कर्म, धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा। घोसी से बसपा के सांसद है अतुल राय, वर्तमान में नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर घोसी से सांसद चुने गए थे। अतुल राय के अधिवक्ताओं ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ पाने के लिए अतुल के खिलाफ साजिश की गई थी। अंगद राय और सत्यम प्रकाश द्वारा साजिश के तहत झूठा फंसाया गया है। अतुल राय की तरफ से कोर्ट में कहा गया, राजनीतिक साजिश के तहत अतुल राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के काफी समय बाद FIR दर्ज की गई थी। अतुल की तरफ से कहा गया कि वह घोसी से सांसद है। जेल में होने की वजह से क्षेत्र का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। वहीं जमानत का विरोध कर रहे अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि अतुल राय का
लंबा आपराधिक इतिहास है। वह माफिया मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास है। वाराणसी के मडुआडीह थाने का वह ए श्रेणी का हिस्ट्री शीटर है। ऐसे में जमानत देने का मतलब वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। गवाहों को वह निचली अदालत में पेश होने नहीं देगा। कोर्ट ने याचिका को कई बार ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया, लेकिन याची ने कोर्ट में ट्रायल के लिए पेश नहीं हुए। ऐसे में याची को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिए कि उक्त मामले में अगली तारीख को कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोप तय किए जाएं। अधिवक्ता एस ए नसीम ने बताया कि कोर्ट ने आरोप तय करने के 2 महीने के अंदर शिकायतकर्ता और अभियोजन के बयान दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में दिन प्रतिदिन तेजी से सुनवाई को पूरा करे। अभियोजन को भी जल्द से जल्द सबूत और गवाहों को पेश करने का दिया निर्देश। जस्टिस ओम प्रकाश की एकल पीठ ने दिया आदेश। घोसी से भाजपा सांसद अतुल राय, जिनके खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में एक महिला ने दुष्कर्म और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी, इनकी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश जी ने आज खारिज कर दी है। इनकी जमानत के वक्त विरोध किया गया कि ये ए श्रेणी के हिस्ट्री शीटर हैं, जिनका मडुआडीह थाने में रिकॉर्ड है और इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। ये गवाहों को टेम्पर कर सकते हैं, बाहर रहने पर मुकदमे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कोर्ट ने इनकी जमानत को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को ये निर्देश दिया है कि इनका जल्द से जल्द चार्ज बनवाया जाए और चार्ज बनने के 2 महीने के अंदर अभियोजन गवाहों को पेश करे और इस मुकदमे का शीघ्र डे बाय डे सुनवाई करते हुए निस्तारण किया जाए। एस ए नसीम, एडवोकेट। वैश्विक महामारी कोरोना काल के चलते जहां देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं स्कूल प्रबंधक व टीचर्स के सामने भी परिवार का पालन पोषण करने को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना ने पूरी दुनिया के साथ भारत में भी अपना कहर जमकर बरपाया है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन का सबसे बड़ा प्रभाव स्कूलों पर पड़ा है। स्कूल बंद होने से खासतौर पर प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों व अध्यापकों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। हालांकि पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार की ओर से भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चलाने की गाइडलाइंस जारी की गई थी। लेकिन अगर बात करें जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट क्षेत्र की, तो यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई भी सफल नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि तहसील बेहट का इलाका ग्रामीण इलाका है। यहाँ रोजगार न होने के कारण अधिकतर गरीब तबके निवास करता है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों के पास लैपटॉप और एंड्रॉयड फ़ोन की कमी है। अगर लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है भी तो ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की दिक्कत है, जिससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। स्कूल न खुल पाने की वजह से ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पर गेम खेलने में मशगूल रहते हैं। स्कूल प्रबंधकों और बच्चों का कहना है कि वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खुले ताकि पढ़ाई का नुकसान न हो। 1.5 साल से स्कूल बंद हैं, क्या हालात हैं स्कूलों के? देखो, 1.5 साल से बच्चों की पढ़ाई तो बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा नुकसान है बच्चों का। छोटे बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा है। बड़े बच्चे तो कुछ थोड़ा बहुत ऑनलाइन कर भी पाते हैं, परंतु वो सब नहीं कर पाते। एक तो नेटवर्क की बहुत समस्या है और हमारा एरिया भी ये घाटा क्षेत्र है, इसमें अभिभावक भी जागरूक नहीं है। तो उसमें मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चे स्कूल के ऊपर डिपेंड हैं, क्योंकि अभिभावक को अपने आप भी नहीं पता बेचारों को क्या क्या करना है, बच्चों को कैसे डील करें, कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। अनपढ़ हैं तो वो स्कूल में आएंगे तो वो उनका भविष्य कुछ सुधरेगा, वरना नहीं। आपको कितना इंतजार है स्कूल खुलने का? हम तो चाहते हैं स्कूल बहुत जल्द खुलें, परंतु सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही खुलेंगे, उसके बगैर तो हम नहीं चल सकते। लॉकडाउन की वजह से स्कूल किस स्थिति में पहुंच गए? स्कूल तो बिल्कुल बंद होने की कगार पे पहुंच गए, स्कूल भी और बच्चे भी। टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें टीचर्स बिल्कुल बेचारे बेरोजगार हो गए। अब उनकी सैलरी बच्चों की फीस के ऊपर डिपेंड करती है और वो बच्चों से नहीं आएगी तो वो भी बेरोजगार हैं। बंद होने की कगार पे हैं फिलहाल तो स्कूल। बदायूं जिले के कस्बा बिसोली में बुनियाद की खुदाई के दौरान शव निकलने से 2 पक्ष आमने सामने आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराकर दोनों पक्षों को थाने ले आई। बिसोली निवासी पप्पी ने अपने प्लॉट की बुनियादी की खुदाई का काम शुरू कराया था, तभी बुनियाद में एक शव निकल कर आया। उसके बाद गैर सामुदायिक के लोगों ने उसे
कब्रिस्तान बताया और बातों ही बातों में हंगामा शुरू हो गया। कृष्ण कुमार उर्फ पप्पी गुप्ता ने कहा कि मेरे पास इस जमीन का बैनामा है जिसकी मैं बुनियाद की खुदाई करा रहा हूं। इन्होंने मेरे पीछे मेरी जमीन में शव को दफनाया है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस संबंध में पुलिस ने दोनों पक्षों से जमीन के कागज मंगाने को कहा है, जबकि बताया जाता है कि जमीन पर कब्रिस्तान बताया जा रहा है, वहाँ कागजों में कब्रिस्तान दर्ज नहीं है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से जमीन कागज मंगाए हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ तहरीर थाने आ गई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्लॉट की बुनियाद की खुदाई के दौरान मिला शव गैर सामुदायिक के लोगों ने बताया। कब्रिस्तान पर कब्जा करने का आरोप, दोनों पक्ष हुए आमने सामने, मचा बवाल। बदायूं जिले के कस्बा बिसोली में बुनियाद की खुदाई के दौरान शव निकलने से दो पक्ष आमने सामने आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराकर दोनों पक्षों को थाने ले आई। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से जमीन के कागज मंगाए हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ तहरीर थाने में आ गई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या मामला है? हमारी अम्मी की नींद ख़त्म हुए 1.5 महीना हुआ है और इन्होंने हमारे कब्रिस्तान में हमारी अम्मी को कब्र में से निकाल दिया। हम लोग जब गए तो हम लोग गंदी गंदी गालियाँ बक रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। और तुम में से कोई आया और हमारे ऊपर जेसीबी चला रहे थे। जब हम लोगों ने इनसे कही, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं हमसे। ये कौन लोग? यही पम्मी नाम है, क्या नाम है इनका? पप्पी। बहुत बदतमीज इंसान है ये। माँ बहन की गाली दे रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं हमारे ऊपर। आपने शिकायत नहीं की? हम आए तो थे, सुबह आई थी। हमारी बेटी तो बोल दिया था घर जाओ, हम लोग आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोगों को पौष्टिक तत्वों से भरपूर घराट के आटे को अब लोग भूल चुके हैं। कभी जमाने में विकासनगर तहसील क्षेत्र के अंबाडी ग्राम सभा में ब्रिटिश काल से स्थापित घराट का अस्तित्व अब खतरे में है, जिसकी देखरेख का जिम्मा सिंचाई विभाग करता था। लेकिन आज सिंचाई विभाग में इस ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले सिंचाई विभाग और जापान की किसी कंपनी ने मिलकर अंबाडी गाँव की भोली भाली जनता को बिजली उत्पादन के सपने दिखाए थे और कहा कि समस्त अंबाडी ग्राम सभा इसकी बिजली से जगमगाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका और ये प्रोजेक्ट कुछ ही महीनों में ठप हो गया, जिसके चलते घराट की नहर भी अब क्षतिग्रस्त हो गई है। इस घराट पर लाखों रुपए की टरबाइन मशीन लगाकर छोड़ दिया। तब से ना ही बिजली पैदा हुई और ना ही घराट चल पाया। स्थानीय निवासी अरशद अली का कहना है कि इस घराट को मैं 45 साल से चला रहा था। इसी घराट से मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, लेकिन सिंचाई विभाग ने अपने प्रोजेक्ट के चलते आज घराट का अस्तित्व खत्म ही कर दिया है और कहीं बाहर है। इसकी शिकायत सिंचाई विभाग से की गई, लेकिन विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। मेरा नाम अरशद है। अच्छा जी, ये बताइए घराट के बारे में आप कुछ बताएंगे, इसके बारे में ये क्यों बंद है? ये असल में ऐसा हुआ जी, ये करीबन 45 साल से हम लोगों के पास है। पहले मेरे पापा के नाम था, अब ये 10 साल की समथिंग मेरे नाम पे चल रहा है। तो यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा किया, विभाग वाले आए हमारे पास, कुछ ग्राम सभा के लोग इकट्ठे किए कि आपके यहाँ हम एक मिनी प्लांट लगा रहे और ये जो है इतनी बिजली बनाएगा कि आपकी अंबाडी ग्राम सभा को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सबको यहीं से कवर हो जाएगी और आपको बहुत सुविधा मिलेगी, इसमें छूट मिलेगी हर तरीके की। और यहाँ पे प्लांट लगाते हैं और आपका रोज़गार भी बंद नहीं होगा। हम ऐसी इसमें जो है इस तरीके से हम इस मशीनें फिट करेंगे। मैंने कहा चलिए चलो कोई बात नहीं, आप करो। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया जी, ये मशीनें प्लांट लगा, जब से प्लांट लगा हुआ है, ये 2015 के समथिंग लगाया था इन लोगों ने। जब से प्लांट लगा हुआ है ना तो प्लांट ही चल पाया, इनका सक्सेस हुआ है, ठीक है। कई बार इसमें सामान चेंज हुए हैं, ये नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या करा कि कम ज़्यादा हो रहा, मशीन पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। फिर इन्होंने एक बाईपास दिया, इसमें ये है देखो, इधर से साइड से पड़ा है, कितना लंबा इन्होंने बाईपास लिया, ये पैप डाले, ये भी कामयाब नहीं हुए। इसमें कम से कम बहुत मोटा चूना लगाया सरकार को इसमें, यानी कि बंदरबाट हुई, बहुत तगड़े लेवल पे बंदरबाट हुई। ये भी ठप पड़ा हुआ है, कोई मामला नहीं। और आज 5 साल हो गए मेरा घराट भी ठप पड़ा हुआ है, जिससे हमारे ग्राम सभा के आसपास के जो गाँव के लोग हैं अधिकतर पंचक्की का आटा पसंद करते हैं और ये इसके लिए दूर दूर से लोग पिसवाने आते हैं आटा। यहाँ पे सिर्फ किस लालच में पंचक्की है पानी की, इसका आटा का स्वादिष्ट अच्छा होता है। तो इन लोगों ने यही कह रखा, हम इनके पास जाते हैं 2-3 बार में जाके, 2-3 बार खुद जाके एप्लीकेशन भी दे के आया हूँ इसकी। अधिकारी ये कहते हैं कि करा देंगे मरम्मत, दिक्कत मत मानो, आप जो है फ़ोटो खींच के लाओ, ये करके लाओ। जब हम आपको मौके पे दिखा रहे तो आप इसमें क्यों नहीं एक्शन ले रहे? तो ये है समस्या सबसे बड़ी सर।
गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक को गोली मारी गई। युवक को गोली लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस और युवक को गाजियाबाद के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया। फर्रुखाबाद का परवेज विजयनगर के सुदामापुरी में रहता है। परवेज को अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारी गई। परवेज की 2 गोली लगी है, एक गोली हाथ में और एक गोली सीने पर लगी थी। परवेज को गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवक परवेज की गोली लगने के बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर होने पर दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गाजियाबाद पुलिस पता कर रही है कि परवेज को गोली क्यों मारी गई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी, आज क्या मामला हुआ है? हम खाना खाने बैठ रहे थे, पता लगा कि परवेज को गोली मार दी किसी ने। अच्छा, आप कौन है परवेज के? परवेज के पड़ोसी है, एक मकान एक दीवार बीच में है परवेज के हमारे। अच्छा, परवेज कहाँ पे रहता है? सुदामापुरी। अच्छा, आपको गोली मारने की सूचना मिली, वजह पता चली क्यों गोली मारी? नहीं, ये नहीं पता चली क्यों मारी। अच्छा, किसने मारी ये नहीं पता चला अभी। अच्छा, कितनी गोली परवेज के लगी है? 2 गोली लगी है। कहाँ कहाँ पे लगी? हाथ में लगी है, बाई तरफ चेस्ट पे। अच्छा, क्या स्थिति है परवेज की अब? अभी तो ठीक है, बाकी मतलब कह नहीं सकते। हॉस्पिटल से रेफर किया गया, MMG से हॉस्पिटल यशोदा में रेफर किया है। अच्छा, आप यहाँ पहुँचे तो आपको पता चला क्या वजह थी, क्यों गोली मारी? ये वजह नहीं पता चली हमको। वजह नहीं पता चली। आपकी परिजनों से बात हुई? कोई वाद विवाद था? कोई वाद विवाद है। वो तो बहुत सीधा बच्चा है, वो तो किसी से वाद विवाद करता ही नहीं। कोई उसको उल्टा बोल दे तब भी वो कुछ नहीं बोलता। अच्छा, परवेज क्या काम करता है? परवेज सेलमैनी का काम करता है। सेलमैनी कहाँ पर? कहीं भी सेलमैनी तो कहीं भी होती है। नहीं, किस कंपनी से रिलेटेड है? किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं, अपने घर से सेलमैनी करता है। अच्छा, किस चीज की सेलमैनी करता है? नमकीन, बिस्किट, पापे। अच्छा, तो ये वहीं उनके घर के पास बनते हैं या घर में बनते हैं? नहीं, ये तो खरीद के बाजार से खरीद के फिर आगे बेचते हैं। अच्छा, पता नहीं चल पाया क्या वजह रही? ये नहीं पता हमको क्या वजह रही क्या नहीं वजह रही। वो तो बहुत सीधा बच्चा है यार, उसको तो किसी से लड़ाई ही नहीं होती। वजीरगंज क्षेत्र में 3 मंजिला इमारत गिरी। पुरानी जर्जर 3 मंजिला गिरी इमारत। रिवर कॉलोनी गोमती सदन की इमारत गिरी। नगर निगम की बताई जा रही इमारत गिरने से 2 लोग मलबे में दबे। गौरव त्रिवेदी की मौके पर मौत। ज्ञानी त्रिवेदी की हालत गंभीर हालत में अस्पताल में भेजा गया। थाना वजीरगंज क्षेत्र के रिवर बैंक कॉलोनी का मामला। खबर एटा से है, जहां सहायक संभागीय परिवर्तन कार्यालय पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं ARTO हेमचंद्र गौतम ने बताया कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का यह बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कोरोना की रोकथाम के लिए सब लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, इससे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे विभाग अध्यक्ष द्वारा सभी कार्यालय को निर्देशित किया गया है कि जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संपर्क में रहे, कार्यालय पर वैक्सीनेशन कराए। जो भी लोग परिवहन विभाग कार्यालय में आते हैं उनका वैक्सीनेशन कराया जाए। कार्यालय में रोजाना लगभग 50 से 60 लोग इस वैक्सीनेशन का लाभ उठा रहे हैं। सर, कार्यालय में वैक्सीन का आयोजन किया जा रहा है। सर, कितने लोगों को ये लाभ मिल रहा है और कौन कौन लोग इसमें लाभार्थी रहते हैं? जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगभग सभी लोगों को वैक्सीनेटेड किया जाए, और यही उसका एक तरीका है जिससे हम कोविड पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे विभागाध्यक्ष द्वारा समस्त कार्यालयों को आदेशित किया गया है कि संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से संपर्क करके अपने कार्यालय में अलग से कैंप का आयोजन कराएं, और जो भी लोग परिवहन विभाग से संबंधित कार्य के लिए आते हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो फिर उनको पहले वैक्सीन लगवाई जाए और उसके बाद उनके कार्य संपादित कराए जाए और लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जाए। सर, कितने लोगों को लाभ मिल पा रहा है? लगभग प्रतिदिन यहाँ पे 50 से 60 लोग वैक्सीनेटेड होते हैं। उड़ीसा के बालीगुड़ा थाना बारखमा अंचल में स्थानीय लोग तथा SHG ग्रुप की महिला द्वारा धरना दिया गया। उनकी दाबी है कि सरकार द्वारा जो नई शराब की दुकान बारखमा में है उसे वहां से हटाया जाए। इस शराब की दुकानों के कारण सभी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। शराब की दुकान रास्ते में होने के कारण वहां के लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शराब की दुकान में बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिससे कोरोना महामारी का भी डर है। शराब पीकर रास्ते में उपद्रव मचा रहे हैं, जिसके कारण गांव की महिला को खेती के लिए खेत पर आने जाने में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस शराब की दुकान को यहां से हटाकर गांव के कोने में कर दिया जाए, जिससे लोग परेशान न हो। कई बार प्रशासन को लिखित रूप से अवगत कराने के बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जिसके कारण आज उन्हें रास्ते पर आकर इसका विरोध करना पड़ा। दाबी करूँ आज्ञा, आपण आमर कथा मानि नियंतु। आ साइरे जो बियर दुकान है आ प्रत्येक माँ मैंने भौणी मैंने जापार ना भयभीत करुँच जो मैंने मद पिंट से मैंने पदे का कहती आ सरकार जदि आमको सुरक्षा देवे ना, सरकार जदि आमको रक्षा करे ना, आम कौ सुरक्षा नहीं पारू।
आउ आमे भयभीत करछु जणे माँ जाई पारु नाही असुविधा होची से माने केते मद पी करी केते कोन बे कहउछंती हां केते कोन कहउछंती अणु हमकु दाबी करछु हम सरकार हमर कथा मानि नाउ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की थाना नागफनी पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग युवक को गिरफ्तार किया है जो पत्रकारिता की आड़ में मासूम भोले भाले लोगों के साथ ठगी करने का काम करता था। मुरादाबाद जनपद के आला अधिकारियों के नाम पर भोले भाले लोगों के साथ ठगी का काम करता था। मुरादाबाद जनपद में तैनात अधिकारियों के नाम पर लोगों से लेता था मोटी रकम। जनपद के आला अधिकारियों को अपना कहीं भी बताकर तो अपनी रकम वापसी मांगने पर पीड़ितों को फर्जी मुकदमा लिखवाकर जेल भिजवाने की देता था धमकी। जमीन का सीमांकन करने के नाम पर लिए थे 17 लाख रुपए। थाने में की शिकायत पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र ठग फैजल को किया गिरफ्तार। आरोपी ठग सदर कोतवाली के भामद शाह मोहल्ले का रहने वाला है। आरोपी फैजल का है पुराना आपराधिक इतिहास। नागफनी पुलिस ने की आरोपी की गिरफ्तारी। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने घटना का खुलासा करते हुए जानकारी देते हुए बताया, यह शातिर ठग अपने अलग ही अंदाज में अधिकारियों के नाम पर लोगों से ठगी करता था, जिसके ऊपर थाना नागफनी में मुकदमा दर्ज था। मामले की तफ्तीश की गई है। तफ्तीश में यह आरोपी दोषी पाया गया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मार्च माह में फैसल नामक व्यक्ति जो मुरादाबाद की आवाज़ के नाम से समाचार पत्र भी चलाता है, उसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि इसने भूमि का सीमांकन कराने और अधिकारियों से काम कराने के एवज में 17 लाख रुपए लिए गए हैं और जब इससे पैसे वापस मांग रहे हैं तो ये धमकी दे रहा है कि आप पे मुकदमा लिखा देंगे और फर्दर और 5 लाख रुपए की मांग की गई है, जिसके संबंध में थाना नागफनी पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जब इसकी गहराई से जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि इसने इस प्रकार से कई और लोगों से पैसे लिए हैं और सुनियोजित ढंग से जो भी लोग इसके खिलाफ शिकायत करते थे कि मेरा पैसा काम किया नहीं आपने और मेरा पैसा वापस दो, तो उनके विरुद्ध ये न्यायालय में 156(3) में मुकदमे या परिवाद दायर कर देता था। जांच में ये पाया गया कि पिछले 4-5 सालों में इसने 21 परिवाद दायर किए गए। उन परिवादों या 156(3) के मुकदमों में ये किसी में नहीं गया, सभी में इसने समझौता कर लिया और उन सभी प्रकरणों में गिने चुने 2-3 गवाह रहते थे, जो ये दिखाता है कि इनका सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके एक गिरोह था जो लोगों से काम कराने के चक्कर में या अधिकारियों का प्रभाव दिखाकर पैसे ऐंठते थे और जब वो लोग पैसे उनसे वापस मांगते थे तो उन पे ये मुकदमे दर्ज करा देता था और उसके दबाव में लोग फैसला कर लेते थे और इसको पैसे दे देते। इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी है, इसके ऊपर पूर्व में धोखाधड़ी, गबन और रंगदारी के मुकदमे पंजीकृत है। इसका एक जो समाचार पत्र था इसमें ज्ञात हुआ है कि पूर्व में इसका लाइसेंस भी निरस्त हुआ था क्योंकि ये झूठी खबरें या भ्रामक खबरें छापता था, उसके संबंध में भी जांच की जा रही है। इसकी गिरफ्तारी की सूचना के बाद थाने पे कई व्यक्तियों ने अप्रोच किया है जो बता रहे हैं कि इनके भी इसमें पैसे हड़पे हैं, तो उन संबंध में भी जांच की जा रही है, उनमें भी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आपके माध्यम से इस व्यक्ति के द्वारा बड़े लार्ज स्केल पे ये काम किया गया प्रतीत होता है। तो और भी जो जिनके साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी और पैसे ऐंठे गए वो थाना नागफनी पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।